हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। आज से हम लीगल करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखती हो। ये क्लास आपके यूपी पीसीएसजे, यूपी एपीओ, उत्तराखंड एपीओ, इवन बिहार एपीओ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस रखेगा। देखिए, मैं रोज 2 या 3 केसेस लेकर आऊँगा जिससे आप भी बोर ना होए और मेरे पास भी बर्डन ना पड़े। क्यों? बिकॉज होता है कि अगर मैं रोज एक क्लास लेकर आऊँ जिसमें 5, 6 या 10 केसेस होंगे तो वो आपको बोरिंग लगने लगेगा। मैं रोज 2 या 3 जजमेंट्स लेकर आऊँगा, लीगल जजमेंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखता होगा। ठीक, पहला जजमेंट है प्रॉपर्टी ऑनर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या था? पहले जजेस की जो बेंच थी वो थी 9 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडिंग अ केस वेदर प्राइवेट प्रॉपर्टीज fall within the ambit of material resources of the community as specified under article 39B of Indian Constitution। इस केस में जो डिसाइड हो रहा है मैटर वो ये हो रहा है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती हैं क्या वो मटेरियल रिसोर्सेज में फॉल कर सकती हैं, जो कि आर्टिकल 39 क्लॉज बी में बताया गया है। ठीक, जो भी व्यक्ति जिसके पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो उसने खुद अर्न करी है, क्या वो प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर सरकार चाहे, स्टेट चाहे, तो वो मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी में इंक्लूड हो सकती है या नहीं, जिसका स्पेसिफिकेशन दे रखा है आर्टिकल 39B में। अब इस केस को अच्छे से जानने के लिए हम थोड़ा सा पहले हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। जो इंदिरा गांधी की सरकार आई थी, उन्होंने एक एक्ट पास किया था। ठीक, एक लॉ बनाया था जिसके माध्यम से वो क्या करना चाहते थे, वो 18 बैंक्स को नेशनलाइज करना चाहते थे। यानी कि इंदिरा गांधी की जब सरकार थी वो एक एक्ट लेकर आए और उस एक्ट के माध्यम से 18 बैंक्स को नेशनलाइज उन्होंने कर दिया। ठीक, अब जब नेशनलाइज कर दिया तो ये मैटर पहुंचा कोर्ट में और केस का नाम आप अच्छे से जानते हो जिसका नाम है आरसी कूपर केस। ठीक, इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये जो एक्ट पास हुआ था, ये जो एक्ट पास हुआ था, इस एक्ट को इस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया कि आप जो ये एक्ट लेकर आए हो और इस एक्ट से आप जो जिन बैंक्स को नेशनलाइज करना चाहते हो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिकॉज कोर्ट ने क्या बोला कि आपके पास कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि जिसके माध्यम से अगर किसी की प्रॉपर्टी या किसी बैंक को आप नेशनलाइज करना चाहते हो तो उस व्यक्ति को जिसकी आपने प्रॉपर्टी ली है, जिसकी आप प्रॉपर्टी को नेशनलाइज करना चाहते हो, उसको कॉम्पनसेशन दिया जाए। ठीक, कोई भी लॉ आपके पास नहीं है कि जिस व्यक्ति की आप प्रॉपर्टी ले रहे हो उसको एक रीजनेबल कॉम्पनसेशन दिया जाए। इस ग्राउंड पे आरसी कूपर केस ने इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी सरकार फिर 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए। ठीक, इस एक्ट से क्या हुआ, जो हमारा आर्टिकल था, आर्टिकल 31C, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट हो गया। ठीक, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं उसमें भी हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 31C कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के आने से हुआ क्या, मतलब कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है, इस आर्टिकल में लिखा है कि आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C, यानी आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, इनमें जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए अगर स्टेट चाहती है तो वो कोई भी लॉ लेकर आ सकते हैं, कोई भी लॉ या कोई भी एक्ट लेकर आ सकते हैं जिससे कि जो आर्टिकल 39B और 39C में जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, जो उद्देश्य लिखे हैं कि एक स्टेट को वो फुलफिल करने चाहिए, उन उद्देश्यों को हम किसी भी लॉ या किसी भी एक्ट के माध्यम से लेकर आ सकते हैं। ये हमारा 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था। इसके साथ साथ उन्होंने 2 चीज और बोली थी कि ये जो एक्ट है, ये जो लॉ पास होएगा,
इसको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कर सकते हो। यानी ये अगर सरकार लेकर आ गई किसी भी लॉ को, किसी भी एक्ट को, उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते। दूसरी पॉइंट बोला गया था कि कोई भी कोर्ट किसी इन मैटर से रिलेटेड इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक, ये दो चीज बोली गई थी कि लॉ जो लेकर आए हैं, कैसा लॉ, जिससे कि आर्टिकल 39 बी और सी में जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम लॉ लेकर आ सकते हैं, और वो जो लॉ लेकर आएंगे उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते इन फ्यूचर अगर कोर्ट में मैटर जाता है। दूसरी बात बोली गई है, और इन मैटर से रिलेटेड किसी भी कोर्ट में या कोई भी कोर्ट इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करेगी। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, जब ऐसी बात आ गई तो केस आया केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस ने बोला था कि जो जुडिशियल रिव्यू है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जेआर लिख रहा हूं, जुडिशियल रिव्यू इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कोर्ट ने क्या बोला कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और जो आप अभी कानून लेकर आए हैं जिसमें आपने बोला है कि कोर्ट, जिसमें आपने बोला है कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती, ऐसे कहने से तो क्या होगा, जो जुडिशियल रिव्यू हमें दे रखा है उसका वायोलेशन हो जाए, उसकी तो कोई महत्वता ही नहीं रहेगी। तो इस बेसिस पे ये जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो ये वाला पॉइंट था, सेकंड पॉइंट, इस पॉइंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक, क्या करा, उस वाले पॉइंट को, सेकंड वाले पॉइंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया केशवानंद भारती केस ने। उसके बाद क्या हुआ, फिर आया हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या करा, इसमें जो हमारा आर्टिकल नंबर 31C था जो 25th अमेंडमेंट एक्ट से आया था, इसमें जो हमारा पहला पॉइंट था जिसमें बोला गया था आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C में जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं उनको फुलफिल करने के लिए हम कोई भी लॉ या कानून लेकर आ सकते हैं, कोई एक्ट लेकर आ सकते हैं। 42nd अमेंडमेंट ने क्या करा, इसको रिप्लेस कर दिया, यानी कि अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, इसकी जगह क्या लिख दिया, उन्होंने लिख दिया पार्ट 4। पार्ट 4 मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिसको हम बोलते हैं। यानी कि क्या बोला, अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 31C में इन दो आर्टिकल्स की जगह लिख दिया कि पार्ट 4 में, यानी पूरे डीपीएसपी में जो भी ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं कि एक राज्य को ये ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने चाहिए फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, तो वो ऑब्जेक्टिव्स जो पार्ट 4 में लिखे हैं उसके रिगार्डिंग में स्टेट चाहे तो कोई भी एक्ट लेकर आ सकता है। ठीक, तो चेंजेस क्या हुए, सिंपल सा एक चेंज हुआ, जहां पे ये लिखा था फर्स्ट पॉइंट, अब फर्स्ट पॉइंट की जगह पार्ट 4 आया। ठीक, यहां तक क्लियर। अब पार्ट 4 आने से फिर एक केस आता है, मिनर्वा मिल्स केस। इस केस के आने से क्या हुआ कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप लेकर आए हो जिसके माध्यम से आपने पार्ट 4 इंक्लूड किया है, उसको इस केस ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ठीक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बाद क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए, पहले ये देख लेते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंसेस तो क्या है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया मिनर्वा मिल्स केस ने, इसके बाद हम क्या माने, हम क्या ये माने कि जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं उसको किसी भी लॉ के माध्यम से हम नहीं लेके आ सकते, फुलफिल नहीं कर सकते, या फिर हम ये माने कि पार्ट 4 की जगह अब वापस से हमारा आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C ही है। यानी इनिशियली जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो चीज आई थी, जो
इन दो आर्टिकल्स के बारे में बात करता है कि क्या अब यही वैलिड है, मतलब इसकी ही एग्जिस्टेंस चल रही है आर्टिकल 31C में, या आर्टिकल 31C में पार्ट 4 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, आप समझ रहे हो? जो आर्टिकल 31C है, इस जजमेंट के बाद, मिनर्वा मिल्स केस के बाद, अब कोर्ट के सामने ये दो बातें थी। पहली बात ये थी कि क्या पार्ट 4 में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, क्या अब उनको हम किसी भी लॉ के माध्यम से फुलफिल नहीं कर सकते, या फिर पार्ट 4 की जगह अब आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C ही आ गए। ठीक, ये तो हो गई हिस्ट्री। अब ये वाला जो केस है, यहाँ पे अब यही लिखा है कोर्ट के सामने, अब यही क्वेश्चन आया वापस से मिनर्वा मिल्स के बाद कि जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, क्या उनको हम आर्टिकल 39 क्लॉज बी के तहत मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी मान सकते हैं या नहीं। कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन वापस से अराइज हो चुका है। तो आप केस का नाम याद रखिएगा, प्रॉपर्टी ऑनर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक, सेकंड केस है हमारा वॉलंटरी अरुणाचल सेना वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इस केस में क्या हुआ है? द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैग बोलते हैं, CAG, टू एग्जामिन अवार्ड ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू फर्म्स एलिजिबली लिंक्ड टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर। यानी कि 2010 में जब हमारे उस समय जो 2010 में जो अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया कि जब उस समय जो कॉन्ट्रैक्ट थे, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं किसी भी स्टेट में काम कराने के लिए, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अपने किसी फैमिली मेंबर को ही चीफ मिनिस्टर साहब ने दे दिए। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को कि आप वो जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, जिन पे ये आरोप लगा, जिस फर्म में ये आरोप लगा है कि ये फर्म उनके रिश्तेदार की थी, तो आपको यानी कैग को अब ये एग्जामिन करना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, क्या ये वाकई ही अपने रिलेटिव्स को दिए गए हैं लीगल तरीके से या नहीं। द सुप्रीम कोर्ट रेस्पॉन्डेड टू ए स्पेशल लीव पिटीशन filed by a petitioner in 2010 by directing the examination of the complaints alleging corruption in tender process for contracts awarded by Arunachal Pradesh government। ये जो जो स्पेशल लीव पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, इसमें यह बोला गया था कि किसी भी स्टेट में कोई काम होता है तो उस काम से पहले एक टेंडर पास किया जाता है। ठीक, टेंडर से क्या होता है, बेसिकली ये बोला जाता है कि हम ये काम कराना चाहते हैं, इसकी इतनी इतनी वैल्यू है, आइए कौन ज्यादा बिड करता है, जो ज्यादा बिड करेगा वो टेंडर उसको दे दिया जाएगा। तो इस वाले पेटिशन में यही बोला गया है कि ये जो टेंडर पास हुआ था, मतलब ये जो प्रोसेस था, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया था, ये प्रॉपर टेंडर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया था। और जब टेंडर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया तो उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने रिश्तेदार को दे दिया था। अब इसी चीज को हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। Allegation contract being awarded without following the proper tendering process and favor is being given to relatives of former चीफ मिनिस्टर डोरजी खांडू। उस समय के जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे वो थे डोरजी खांडू। वही बात लिखी गई जो अभी मैंने बताया कि प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया और अपने रिलेटिव को वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। The court sought a response from CAG regarding whether close relatives of executive head of the state can be awarded government contracts, and if so, what our norms should be followed by such awards। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हमारे CAG को कि आप ये एग्जामिन करें, अपनी एक रिपोर्ट हमें दें कि क्या क्लोज रिलेटिव्स को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा सकते हैं, और अगर दिए जा सकते हैं तो क्या नॉर्म्स को फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक, तो क्या नॉर्म्स को फॉलो किया जाना चाहिए ये भी CAG अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। तो आज की क्लास में हम ये दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पढ़ चुके हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वाले केस का नाम है वॉलंटरी अरुणाचल सेना वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड पहले केस का नाम है प्रॉपर्टी ऑनर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आई होप आपको ये दोनों जजमेंट समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।